आज हम बात करने वाले हैं ट्रैप्ड इन ओवरथिंकिंग बाय ज्योतिका मेहता बेदी बुक के बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, छोटी सी बात को पकड़कर इतना सोचते रहते हैं कि दिन खराब हो जाता है। यही है ओवरथिंकिंग। कई बार हमें लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे माइंड ने अपनी गाड़ी खुद चला रखी है और हम पीछे की सीट पर बैठे हेल्पलेस यात्री बन गए हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग हमेशा हमारे ही हाथ में होता है, बस हमें याद दिलाना पड़ता है। और इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि हाँ, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। सोचिए, जब आप बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक ध्यान आता है कि अरे, मैं तो बस बिना रीज़न स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। जैसे ही वो रियलाइजेशन आता है, आप फ़ोन साइड में रखकर कुछ और करने लगते हो। यही पावर है अवेयरनेस की। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। माइंड स्पाइरल में जाता है, एक थॉट से दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो पूरा वेब बन जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें होश आता है कि ये तो अननेसेसरी थॉट स्पाइरल है, उसी पल हम उस लूप से बाहर निकलने की ताकत पा लेते हैं। अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप रात को सोने जा रहे हो और अचानक दिमाग शुरू हो जाता है, कल मीटिंग में अगर बॉस ने क्वेश्चन पूछ लिया तो, अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो सब क्या सोचेंगे, शायद मेरी जॉब खतरे में पड़ जाए। और ये चेन चलती रहती है। अब अगर आप बस फ्लो में बहते रहे तो नींद तो दूर, टेंशन और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उस मोमेंट पर आप रुक कर खुद से कहें, वेट, अभी मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, ये सिर्फ माइंड का खेल है, रियलिटी नहीं, तो उसी पल आप उस स्पाइरल को तोड़ देते हो। यही पहला कदम है फ्रीडम की ओर। कई लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए, मेडिटेशन करनी पड़ेगी या मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। लेकिन असली जादू तो वहीं से शुरू होता है, जब आप नोटिस करते हो कि मैं सोचने में फंस रहा हूं। उस नोटिसिंग का नाम है अवेयरनेस। ये वैसा ही है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च चलाते हो। अंधेरा तुरंत गायब नहीं होता, लेकिन आपको रास्ता दिखने लगता है। अवेयरनेस का एक और फायदा यह है कि ये आपको चॉइस देता है। जब तक आप अनअवेयर हो, तब तक आप थॉट के गुलाम हो। दिमाग जो डायरेक्शन देगा, आप उसी में बहते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हुए, आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं। एक, उसी स्पाइरल में फंसे रहना। दूसरा, कॉन्शियसली बाहर निकलना। एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज आपके दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, दिमाग तुरंत स्टार्ट करेगा, शायद नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, हो सकता है वो अब दोस्ती नहीं रखना चाहता। अगर आप अनअवेयर हो तो ये चेन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर अवेयर हो गए और खुद को पकड़ लिया कि मैं बस अजम्पशंस बना रहा हूं, तो आप तुरंत सोच बदल सकते हो। अरे, हो सकता है वो बिजी हो, चलो वेट करते हैं। अवेयरनेस आपको क्लैरिटी और बैलेंस देती है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है। अवेयरनेस ही वो पॉज है जो थॉट और रिएक्शन के बीच आता है। नॉर्मली हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अवेयर होने पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट करना मतलब तुरंत घबरा जाना, गुस्सा करना या दुखी हो जाना। रिस्पॉन्ड करना मतलब सिचुएशन को समझकर शांत तरीके से हैंडल करना। और इस डिफरेंस को बनाने की ताकत सिर्फ अवेयरनेस के पास है। अवेयरनेस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से चेक इन करना। दिन में कई बार खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपको मोमेंट में ले आता है। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करने लगते हो कि आपके दिमाग में कितने अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं। और जब आप उन्हें देख लेते हो तो उनके पास उतनी ताकत नहीं बचती कि आपको कंट्रोल करें। एक और तरीका है जर्नलिंग। जब भी लगे कि दिमाग बहुत दौड़ रहा है, पेन और पेपर उठाओ और लिख डालो, अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है। लिखते लिखते ही क्लैरिटी आती है कि कौन से थॉट्स रियल हैं और कौन से सिर्फ इमेजिनेशन। इस प्रोसेस से अवेयरनेस और स्ट्रांग होती है। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि थॉट आए ही नहीं। थॉट्स आना नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उनको बिना देखे समझे पकड़ लेते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। अवेयरनेस हमें ये समझने में मदद करती है कि थॉट इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी। एग्जाम्पल के लिए, अगर माइंड कह रहा है तुमसे ये काम नहीं होगा, तो अवेयरनेस आपको याद दिलाती है ये सिर्फ एक थॉट है, प्रूफ नहीं। इससे आप नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकल पाते हो। धीरे धीरे जब आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हो तो एक तरह का इनर फ्रीडम आने लगता है। अब थॉट आता है, लेकिन आप उस पर ब्लाइंड भरोसा नहीं करते।
आप ऑब्जर्व करते हो, पॉज लेते हो और फिर डिसाइड करते हो कि उसको मानना है या नहीं। यही असली फ्रीडम है। ओवर थिंकिंग तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे ऑटोमेटिक चलने देते हो। जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हो, वो पावर खो देता है। इमेजिन करो, आपका माइंड एक रेडियो है जो दिन भर अलग अलग चैनल्स पर रैंडम सॉन्ग बजा रहा है। अगर आप अनवेयर हो तो आप हर गाने में फंसे रहोगे, कभी सैड सॉन्ग, कभी इरिटेटिंग एड्स। लेकिन अगर अवेयर हो गए तो आपके पास ऑप्शन है कि चैनल बदलो या रेडियो ऑफ कर दो। ओवर थिंकिंग भी ऐसा ही है। अवेयरनेस वो रिमोट है जो आपके हाथ में है। इस प्रोसेस में पेशेंस चाहिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे अवेयरनेस आई, लेकिन फिर भी मैं फंस गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि आपने नोटिस किया। हर बार जब आप नोटिस करते हो, आप एक स्टेप स्ट्रांग बन जाते हो। ये वैसे ही है जैसे जिम में एक्सरसाइज करना। पहली बार में हैवी वेट नहीं उठता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे ही अवेयरनेस की मसल भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से फ्री होना चाहते हो तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस। बस खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी दिमाग में अननेसेसरी स्पाइरल चले, पॉज लो और कहो, अभी मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। यही छोटा सा स्टेप आपको धीरे धीरे उस लूप से बाहर निकाल देगा। ओवर थिंकिंग का कोई मैजिक क्योर नहीं है, लेकिन अवेयरनेस आपका सबसे बड़ा वेपन है। ये आपको याद दिलाता है कि आप माइंड के मास्टर हो, स्लेव नहीं। और जब आप ये समझ लेते हो तो लाइफ बहुत हल्की, क्लियर और पीसफुल लगने लगती है। अवेयरनेस दरवाजा है और उसके पार है आपकी फ्रीडम। कभी आपने गौर किया है कि हमारा माइंड सबसे ज्यादा लाउड कब होता है? जब हम खुद को ही जज करने लगते हैं। जरा सी मिस्टेक हुई नहीं कि दिमाग शुरू, तू कभी कुछ ठीक से कर ही नहीं पाता, लोग तुझसे बेहतर हैं, तुझ में टैलेंट नहीं है। और यही हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें ओवर थिंकिंग के दलदल में धकेल देता है। असल में हमारे अंदर का सबसे बड़ा क्रिटिक कोई दूसरा नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। बाहर के लोग तो शायद 2 मिनट कुछ कह दें और भूल जाएं, लेकिन हमारा इनर वॉइस बार बार वही बातें रिपीट करता रहता है। और यहीं पर आता है सेल्फ लव का जादू। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा जाना, शॉपिंग करना या सेल्फीज लेना नहीं है। असली सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ वैसे ही बिहेव करना जैसे आप किसी बहुत प्यारे दोस्त के साथ करते हो। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड गलती करे तो क्या आप उसे बोलते हो कि तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं ना। आप उसे समझाते हो, कहते हो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम जीरो पेशेंस दिखाते हैं। यही रीजन है कि हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें अंदर से तोड़ देता है और माइंड को रेस्टलेस बना देता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल यही हार्शनेस है। जैसे जैसे हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे वैसे माइंड और लाउड होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपने एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन की, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। अब 2 रास्ते हैं। पहला, खुद से कहो, शायद मैंने पूरी मेहनत की थी, रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से नहीं आया, लेकिन इससे मैं सीखूंगा और नेक्स्ट बार बेटर करूंगा। दूसरा, खुद को कोसते रहना, मैं लूजर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। अब बताओ, कौन सा ऑप्शन आपको शांति देगा और कौन सा ऑप्शन आपको सारी रात जागकर सोचने पर मजबूर करेगा? ऑब्वियसली पहला। और यही पहला रास्ता है सेल्फ लव का। सेल्फ लव का मतलब है अपने अंदर कंपैशन लाना। कंपैशन का मतलब है समझदारी और सॉफ्टनेस के साथ खुद को देखना। जब आप खुद के साथ जेंटल होते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। ओवर थिंकिंग तभी तेज होता है जब हम माइंड में वॉर चलाते हैं। एक तरफ हमारी उम्मीदें, दूसरी तरफ हमारी मिस्टेक्स। लेकिन जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो ये वॉर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर खुद को बोलता, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो क्या वो कभी चलना सीख पाता? बिल्कुल नहीं। वो तो इसलिए सीखता है क्योंकि वो गिरने के बाद भी खुद को चांस देता है, पेशेंस रखता है। हम सब भी वैसे ही हैं। लाइफ में हर बार गिरने पर अगर हम खुद को इंसल्ट करेंगे तो कैसे उठ पाएंगे? सेल्फ लव वही ताकत है जो हमें बार बार उठने का करेज देती है। सेल्फ लव का एक और बड़ा बेनिफिट है कि ये इनर नॉइज को कम कर देता है। इनर नॉइज मतलब वो आवाजें जो हमें हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तू परफेक्ट क्यों नहीं है? लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो?
ये आवाज़ें इसलिए स्ट्रांग होती हैं क्योंकि हम खुद को हार्शली जज करते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो और खुद से कहते हो हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन ये मेरी पूरी पहचान नहीं है, तो ये इनर नॉइज़ धीरे धीरे म्यूट होने लगता है। माइंड को वो कंफर्ट मिलती है जो उसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकालती है। अब सवाल ये है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कैसे करें। सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला स्टेप है खुद से वैसे बात करना जैसे आप किसी दोस्त से करते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोजेक्ट में गलती कर दी तो हार्श वर्ड्स यूज करने के बजाय खुद से कहो ठीक है ये हुआ, इससे मैंने सीखा, अगली बार बेटर होगा। दूसरा तरीका है खुद को स्मॉल विंस के लिए अप्रिशिएट करना। हम अक्सर बड़े अचीवमेंट्स का इंतजार करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। जैसे अगर आपने आज अपनी टू डू लिस्ट में 2 काम पूरे किए तो खुद को अप्रिशिएट करो, वाह मैंने आज प्रोग्रेस किया। ये छोटा सा अप्रिशिएशन सेल्फ लव को स्ट्रांग बनाता है। एक और तरीका है पेशेंस रखना। सेल्फ लव का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम अक्सर खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर काम जल्दी हो जाए, हर स्किल तुरंत आ जाए, लेकिन ग्रोथ टाइम लेती है। अगर आप खुद के साथ इम्पेशेंट हो जाओगे तो माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे ठीक है मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो माइंड काल्म रहेगा और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होगी। सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि खुद के लिए बाउंड्रीज सेट करना। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि माइंड और भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। लेकिन जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हो जितनी दूसरों को देते हो, तो इनर बैलेंस बनता है और ये बैलेंस ओवर थिंकिंग को रोकता है। इमेजिन करो कि आपके माइंड में 2 लोग रहते हैं, एक हार्श क्रिटिक और एक लविंग फ्रेंड। जब हार्श क्रिटिक बोलता है तो फेल हो जाएगा तो माइंड में नॉइज बढ़ जाता है। लेकिन जब लविंग फ्रेंड बोलता है तो कोशिश कर रहा है और यही काफी है, तो माइंड शांत हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसकी आवाज़ें सुनना चूज करते हो। सेल्फ लव का मतलब है कॉन्शियसली उस लविंग फ्रेंड की आवाज को चुनना। सेल्फ लव को आप डेली प्रैक्टिस बना सकते हो। मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं पर्याप्त हूं, मुझे शांति का हकदार हूं, मैं हर दिन सीखता हूं। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन ये माइंड को सॉफ्टनेस देती हैं और सॉफ्टनेस ही ओवर थिंकिंग के लिए दवा है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब एरोगेंस या सेल्फिशनेस, लेकिन सच तो ये है कि जब आप खुद से प्यार करते हो तभी आप दूसरों से भी अच्छे से प्यार कर पाते हो। अगर आपका ग्लास खाली है तो आप किसी और को पानी कैसे पिलाओगे? वैसे ही अगर आप खुद के साथ हार्श हो तो दूसरों को भी हार्शनेस ही दोगे। लेकिन जब आप खुद को काइंडनेस देते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए भी कंपैशनेट बन जाते हो। ओवर थिंकिंग की जड़ हार्शनेस है और उसका इलाज सेल्फ लव है। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो तो माइंड स्ट्रेस से भर जाता है, लेकिन जब आप खुद को कंपैशन देते हो तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये रिलैक्सेशन ही आपको क्लियर सोचने की ताकत देता है। स्लोली आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग एपिसोड्स कम होते जा रहे हैं और आपकी इनर पीस स्ट्रांग हो रही है। याद रखो, लाइफ में मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप खुद के साथ हार्श हो तो हर छोटी बात बड़ी स्टॉर्म बन जाएगी, लेकिन अगर आप खुद से लव करना सीख गए तो हर स्टॉर्म एक जेंटल हवा बन जाएगी। माइंड काम रहेगा और आप जिंदगी को हल्के, पीसफुल और कॉन्फिडेंट तरीके से जी पाओगे। हम सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हमें हर चीज कंट्रोल में चाहिए। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ तो हम सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा माइंड एंग्शियस हो जाता है और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। असल में ओवर थिंकिंग की जड़ ही यही है, हर आउटकम को प्रिडिक्ट और कंट्रोल करने की कोशिश। सोचो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, माइंड पहले से ही शुरू कर देता है। अगर इंटरव्यूअर ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। अब ये सारे सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, रिजेक्शन का चांस ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके हाथ में सिर्फ आपकी प्रिपरेशन और आपका बिहेवियर है। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, क्या सोचेगा और रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन माइंड इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और यही कोशिश
एंग्जाइटी पैदा करती है। कंट्रोल की चाह वैसे तो नेचुरल है, ह्यूमन ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है। हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। हमें प्रिडिक्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। एग्जाम्पल के लिए, आप बाहर पिकनिक प्लान करते हो, मौसम ऐप चेक करते हो, सब कुछ अरेंज करते हो, लेकिन अचानक बारिश हो जाती है। अब अगर आप कंट्रोल के चक्कर में फंस गए तो पूरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटैच होना सीख गए और सोचा ठीक है बारिश है तो इसे एंजॉय करते हैं या कोई और प्लान बनाते हैं, तो एंग्जाइटी नहीं होगी। डिटैच फ्रॉम द नीड फॉर कंट्रोल का मतलब है सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, बिना हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की जिद की। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ या कुछ करो ही मत। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन आउटकम को कंट्रोल करने की अननेसेसरी कोशिश मत करो। आप सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट नहीं। एक एग्जाम्पल और लो। मान लो आपका दोस्त लेट आ रहा है, माइंड तुरंत शुरू हो जाएगा, शायद वो आना ही नहीं चाहता, शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है, शायद हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो रही है। अब ये सारे थॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से समय पर आए। लेकिन ट्रूथ ये है कि ट्रैफिक भी हो सकता है, कोई ज़रूरी काम भी अटक गया हो सकता है। अगर आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट कर लो कि वो आएगा जब फ्री होगा, और अगर नहीं आ पाया तो भी ठीक है, तो माइंड शांत रहेगा। ओवर थिंकिंग हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां हम फ्यूचर को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम हर पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर सिनेरियो का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट सोचता है अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो, अगर टाइम कम पड़ गया तो, अगर फेल हो गया तो। ये सारे थॉट लूप्स कंट्रोल की नीड से आते हैं। लेकिन सच ये है कि पेपर कैसा आएगा ये स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकता है। अगर स्टूडेंट डिटैच होना सीख ले और सोचे मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो एंग्जाइटी तुरंत कम हो जाएगी। डिटैच करने का मतलब सरेंडर करना है, यानी भरोसा रखना कि लाइफ का फ्लो मुझे सही डायरेक्शन में ले जाएगा। जब हम ट्रस्ट करते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही सिचुएशंस भी फ्लो करती हैं। अगर हम नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर हम उसके साथ बहना सीख जाए तो राइड आसान हो जाएगी। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप केयरलेस हो जाओ। इसका मतलब है स्मार्ट बैलेंस रखना। जहां आप कंट्रोल कर सकते हो वहां एक्शन लेना, और जहां नहीं कर सकते वहां छोड़ देना। एग्जाम्पल, आप एग्जाम की तैयारी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन नहीं। आप अपने वर्ड्स कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोग उन्हें कैसे समझेंगे ये आपके हाथ में नहीं। डिटैच होने का मतलब है ये समझ पाना कि कहाँ एफर्ट डालना है और कहाँ छोड़ देना है। माइंड को ट्रेन करने का एक सिंपल तरीका है खुद से पूछना, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर हाँ है तो एक्शन लो, अगर आंसर नहीं है तो छोड़ दो। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही ओवर थिंकिंग कम होगा। एग्जाम्पल, अगर बारिश होने वाली है तो आप छतरी ले सकते हो जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन बारिश रुक जाएगी या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप बारिश को रोकने की सोचते रहोगे तो सिर्फ परेशान होंगे, लेकिन छतरी लेकर निकलोगे तो रिलैक्स रहोगे। डिटैच होना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि हर चीज़ प्लान करनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बताता है कि लाइफ रेयरली प्लान्स के हिसाब से चलती है। जितना आप कंट्रोल करते हो उतना ही डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन जब आप डिटैच करना सीखते हो तो हर सिचुएशन को ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर पाते हो। इससे एंग्जाइटी कम होती है और आप प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर पाते हो। सोचो, अगर आप यात्रा पर निकले हों और रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई। अब अगर आप सोचने लगो ऐसा क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, अगर मीटिंग मिस हो गई तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटैच हो गए और सोचा ठीक है पंक्चर हो गया, चलो अब मैकेनिक ढूंढते हैं, तो सिचुएशन कामली हैंडल होगी। डिटैच का मतलब है समस्या को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके कामली सॉल्यूशन ढूंढना। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा एनिमी यही है, कंट्रोल छोड़ना। क्योंकि जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो माइंड फ्यूचर में चला जाता है और असम्पशंस बनाने लगता है। लेकिन जब हम डिटैच होते हैं तो माइंड प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट में माइंड हमेशा शांत होता है। ओवरथिंकिंग फ्यूचर और पास्ट में जाकर ही होती है। डिटैच करने की प्रैक्टिस आप छोटे छोटे स्टेप्स से कर सकते हो। जैसे ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा करने के बजाय सोचो
ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो चलो इस समय को म्यूज़िक सुनकर एंजॉय करता हूँ। या फिर अगर कोई आपका ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करता तो बार बार समझाने के बजाय एक्सेप्ट करो, उसकी सोच अलग है और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जितना आप ये स्मॉल डिटैचमेंट्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही बड़ा फ़र्क दिखेगा। लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। कभी हेल्थ इशू आ जाएगा, कभी फाइनेंशियल चैलेंज, कभी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो माइंड हमेशा डिस्टर्बेड रहेगा। लेकिन अगर आप डिटैच होकर सोचोगे, जो मेरे हाथ में है वो करूँगा, बाकी फ्लो के साथ चलूँगा, तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डिटैच फ्रॉम द नीड फॉर कंट्रोल का असली मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग। जब आप ये समझ जाते हो कि कंट्रोल सिर्फ इल्यूजन है, तब आप रिलैक्स होकर जीना शुरू करते हो। माइंड शांत होता है और आप लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर पाते हो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर में। पास्ट में सोचते रहते हैं, काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने वो मिस्टेक ना की होती। और फ्यूचर में वरी करते रहते हैं, अगर ये फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। और माइंड इन्हीं दो जगहों पर ट्रैवल करता रहता है। रिजल्ट ये होता है कि हम प्रेजेंट यानी व्हाट इज को मिस कर देते हैं। यही रीजन है कि माइंड हमेशा क्लटर्ड रहता है और ओवर थिंकिंग हमें घेर लेती है। सोचो, आपका दिमाग एक लैपटॉप की तरह है। अगर आप एक साथ बहुत सारे अननेसेसरी टैब्स ओपन कर लोगे तो लैपटॉप स्लो हो जाएगा, हैंग करने लगेगा। वैसे ही हमारा माइंड भी हैंग हो जाता है जब उसमें व्हाट इफ्स और पास्ट रिग्रेट्स के टू मेनी टैब्स खुले होते हैं। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल जज मी, व्हाट इफ आई लूज एवरीथिंग। ये सारे व्हाट इफ्स ऐसे हैं जैसे बैकग्राउंड में हेवी एप्स चल रही हों। लेकिन जब हम अटेंशन वापस व्हाट इज यानी प्रेजेंट मोमेंट पर लाते हैं तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। व्हाट इफ्स का गेम कभी खत्म नहीं होता। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लोगे, माइंड तुरंत नया व्हाट इफ क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने सोचा अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो, फिर जब जॉब मिल भी गई माइंड बोलेगा अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, प्रमोशन मिल गया तो नया, अगर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो। यानी ये चेन एंडलेस है। अगर आप इस लूप में फंस गए तो आप कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट का मजा लेने के बजाय हमेशा फ्यूचर की चिंता करते रहोगे। अब सोचो, व्हाट इज पर फोकस करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है जो अभी है, जो सच में एग्जिस्ट करता है, उस पर ध्यान देना। एग्जाम्पल, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप सोचो व्हाट इफ पेपर टफ आ गया, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, तो टेंशन बढ़ेगी और पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप व्हाट इज पर ध्यान दो, मैं अभी पढ़ रहा हूं, मेरे पास ये किताब है, मेरे पास तैयारी का समय है, तो आप काल्मली पढ़ाई कर पाओगे। यही प्रेजेंट में रहना है। पास्ट रिग्रेट्स भी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आपने किसी से बुरा बोल दिया और अब बार बार सोचते रहते हो, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, अब वो मुझसे नाराज होगा। इस सोच में फंसने से सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप व्हाट इज पर ध्यान दो, ठीक है मैंने गलती की थी, अभी मेरे पास अपॉलॉजी करने का चांस है, तो ये आपको सॉल्यूशन देगा। पास्ट में जाने से सिर्फ गिल्ट पड़ता है, प्रेजेंट में आने से क्लैरिटी मिलती है। प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन हैबिचुअली फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल करता है। लेकिन ये हैबिट धीरे धीरे बदली जा सकती है। एक छोटा सा प्रैक्टिस है, जब भी माइंड व्हाट इफ्स में जाए खुद से पूछो अभी इस वक्त सच में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो व्हाट इफ कल की प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो। अब खुद से पूछो अभी क्या हो रहा है। अभी मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूं, अभी मेरे पास स्लाइड्स ओपन है, अभी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। जैसे ही आप अभी पर फोकस करते हो, एंग्जाइटी कम हो जाती है। माइंड को काल्म करने का एक और तरीका है अपने सेंसेस का यूज करना। प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करो। एग्जाम्पल, चाय पी रहे हो तो उसके टेस्ट, उसकी स्मेल, उसकी वार्मथ पर ध्यान दो। वॉक कर रहे हो तो हवा के टच, बर्ड्स की आवाज़ और सराउंडिंग्स पर ध्यान दो। ये छोटे छोटे स्टेप्स माइंड को व्हाट इफ से व्हाट इज पर लाते हैं। व्हाट इफ्स का एक और डेंजर है कि ये हमें पैरालिसिस में डाल देते हैं। इतना सोचते रहते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते। एग्जाम्पल, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, माइंड कहेगा व्हाट इफ बिजनेस फेल हो गया, व्हाट इफ पैसे डूब गए, व्हाट इफ लोग मजाक उड़ाएंगे।
और ये सारी सोच आपको रोक देती है। लेकिन अगर आप व्हाट इज पर ध्यान दो, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, मैं स्मॉल स्टेप ले सकता हूं, तो आप एक्शन ले पाओगे। प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट में रहते हो, नॉट इन एंडलेस फ्यूचर वरीज। व्हाट इज पर फोकस करने से एक और लाभ है, ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है। जब आप प्रेजेंट देखना सीखते हो तो आपको नजर आता है कि आपके पास अभी क्या है। सोचते हो मेरे पास अभी घर है, खाना है, फैमिली है, दोस्त हैं। ये ग्रैटिट्यूड माइंड को शांत करता है। वहीं व्हाट इफ्स हमेशा कमी दिखाते हैं। अगर ये नहीं मिला तो, अगर सब चला गया तो, यानी एक तरफ सेटिस्फैक्शन, दूसरी तरफ रेस्टलेसनेस। चॉइस आपके हाथ में है कि आप किस पर फोकस करना चाहते हो। कभी कभी व्हाट इफ्स हमारे माइंड को इतना डराते हैं कि हम छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, आप वेकेशन पर हो लेकिन माइंड में चल रहा है व्हाट इफ वापस आकर वर्कलोड ज्यादा हो गया तो, या व्हाट इफ अभी घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। रिजल्ट ये होता है कि वेकेशन स्पॉइल हो जाती है। लेकिन अगर आप व्हाट इज पर ध्यान दो, मैं अभी यहां हूं, ये सुंदर जगह देख रहा हूं, मैं ये टाइम एंजॉय कर सकता हूं, तो आप सच में खुश रहोगे। प्रेजेंट में रहना माइंडफुलनेस कहलाता है। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है कि जो अभी हो रहा है उसी पर ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के लिए प्लान ही मत करो। प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन प्लान बनाने और अननेसेसरी वरीज में फंसने में फर्क है। प्लान बनाने के बाद उस पर एक्शन लो और फिर उसे छोड़ दो। माइंड को बार बार फ्यूचर में घसीटने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ्स हमें पावरलेस बनाते हैं क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता। व्हाट इज हमें पावर देता है क्योंकि प्रेजेंट हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम कल है तो व्हाट इफ आई फेल पावरलेस बनाता है, लेकिन व्हाट इज मेरे पास आज 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए पावर देता है। यह समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है। फ्यूचर अभी आया नहीं है और पास्ट वापस नहीं आएगा। जो सच में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ प्रेजेंट है। अगर हम हर बार अपने माइंड को व्हाट इज पर वापस लाना सीख लें तो लाइफ बहुत हल्की और सिंपल लगने लगेगी। एंग्जाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम हर मोमेंट को सच में जी पाएंगे। तो अगली बार जब आपका माइंड व्हाट इफ्स के लूप में फंस जाए, खुद से पूछो अभी इस वक्त क्या सच है, और आंसर पर फोकस करो। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और आप देखोगे कि आपका माइंड क्लटर से साफ हो रहा है। कभी आपने नोटिस किया है कि हम में से कई लोग अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में ही लगा देते हैं। जैसे दोस्त ने हेल्प मांगी तो हम हाँ कर देते हैं, भले ही उस वक्त हमारा अपना काम अधूरा रह जाए। ऑफिस में बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया तो हम बिना सोचे हाँ बोल देते हैं, भले ही हमारी एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हो। फैमिली में कोई फेवर मांग ले तो मना करने से डर लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, और धीरे धीरे यही आदत हमें अंदर से थका देती है। माइंड लगातार सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच हमें ओवरथिंकिंग की ट्रैप में फंसा देती है। लेकिन सच ये है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं, और यही वो जगह है जहां बाउंड्रीज काम आती हैं। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि अपने लिए हेल्थी लिमिट्स सेट करना है। इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ एक मोबाइल फोन की तरह है। अगर आप हर किसी को बिना सोच समझे हॉटस्पॉट दे दोगे तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। उसी तरह अगर आप बिना बाउंड्रीज के हर किसी को टाइम, एनर्जी और इमोशंस दे दोगे तो आपकी मेंटल बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती हैं उस बैटरी को रिचार्ज होने का मौका देकर। ओवरथिंकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें हर वक्त दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का प्रेशर रहता है। वो बार बार सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपने लिए समय निकाला तो लोग सोचेंगे मैं सेल्फिश हूं। लेकिन यहाँ ट्रूथ ये है कि जो लोग सच में आपको वैल्यू करते हैं वो आपकी लिमिट्स को समझेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनका दूर जाना ही बेटर है, क्योंकि वो आपकी पीस के लायक ही नहीं है। जब हम बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं तो हमें सबसे बड़ा फायदा क्लैरिटी का मिलता है। माइंड क्लियर रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि किस चीज़ को हाँ कहना है और किस को ना। जैसे मान लीजिए कि आप हर वीकेंड अपने दोस्त की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आपकी अपनी फैमिली या हॉबीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता। अब अगर आप एक क्लियर बाउंड्री बना लो कि वीकेंड मेरा पर्सनल टाइम है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड पीसफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर ली हैं। बाउंड्रीज सेट करना आसान नहीं होता,
शुरुआत में गिल्ट फील होता है, लगता है कि कहीं सामने वाला हर्ट ना हो जाए, लेकिन ये गिल्ट टेम्परेरी है, जबकि बाउंड्रीज का फायदा परमानेंट। जब आप ना कहना सीखते हो तो धीरे धीरे माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आप अपनी लाइफ के ओनर हो, और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है। सोचिए, अगर बाउंड्रीज ना हो तो लाइफ कैसी होगी। हर किसी को हाँ कहते कहते आप अपनी नींद, हेल्थ और ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर दोगे। ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी क्योंकि हर वक्त आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट कर लेते हो तो सडनली आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी और फोकस है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। बाउंड्रीज का एक और हिडन फायदा है कि ये आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रांग करती हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। जब आप अपनी लिमिट्स साफ साफ बताते हो तो सामने वाले को भी क्लैरिटी मिलती है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिस्पेक्ट बढ़ती है। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ लोगों को मना करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी नीड्स और इमोशंस को प्रायोरिटी देना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको हर रात कुछ समय अकेले में चाहिए रिचार्ज होने के लिए, तो ये डिमांड करना आपका हक है। अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करोगे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा, और वही फ्रस्ट्रेशन बाद में फाइट्स और नेगेटिविटी में बदल जाएगी। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे पावरफुल तरीका यही है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच हो जाएं। जब तक हम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड रहेंगे, तब तक माइंड कभी शांत नहीं होगा। बाउंड्रीज हमें ये सिखाती हैं कि हमें खुद को वैलिडेट करना है, दूसरों से नहीं। सोचिए, जब आप बिना गिल्ट के अपनी नीड्स फुलफिल करने लगते हो तो माइंड में एक अलग लेवल का पीस आता है। अब आपको हर वक्त ये डर नहीं सताता कि लोग आपको जज करेंगे। आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजंस ले पाते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी हैप्पीनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी दूसरों की। कई बार लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज मतलब रिलेशनशिप खराब करना, लेकिन असल में बाउंड्रीज ही रिलेशनशिप को हेल्थी बनाती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर वक्त किसी दोस्त के लिए अवेलेबल रहते हो तो वो आपको ग्रांटेड लेने लगेगा, लेकिन जब आप अपनी लिमिट क्लियर कर देते हो तो वो आपकी अवेलेबिलिटी की वैल्यू करना सीखता है। बाउंड्रीज आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब हम हर किसी की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जब आप क्लियर बाउंड्री रखते हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड फ्री हो जाता है। अब आपको हर छोटी बड़ी बात पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बाउंड्रीज सेट करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करिए। जैसे अगर आपको किसी इवेंट में जाना अच्छा नहीं लग रहा तो पोलाइटली मना कर दीजिए। अगर कोई आपकी पर्सनल स्पेस में दखल दे रहा है तो काल्मली बता दीजिए कि आपको थोड़ा समय अपने लिए चाहिए। ये छोटी छोटी ना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी और धीरे धीरे आप बड़े डिसीजंस पर भी फर्म रह पाएंगे। लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने असली सेल्फ के और करीब आ जाते हो। अब आप किसी और को खुश करने के लिए मास्क पहनकर नहीं जीते, आप वही करते हो जो आपके दिल और माइंड को सच में सही लगता है, और यही ऑथेंटिसिटी आपके अंदर एक नई एनर्जी लाती है। आखिर में याद रखिए कि पीस कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी नीड है, और इस पीस को प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है हेल्थी बाउंड्रीज। जब आप दूसरों के लिए अपनी लिमिट सेट करते हो तो असल में आप अपने लिए स्पेस बना रहे होते हो ग्रो करने का, हील करने का और खुशी से जीने का। बाउंड्रीज ही वो इनविजिबल शील्ड है जो आपको ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी ड्रामा और इमोशनल एग्जॉस्शन से बचाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी।